दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 17 लेने जा रहे हैं और जिसमें हमारे आज के टॉपिक हैं शॉक, सेप्सिस क्या होता है और एसेप्सिस क्या होता है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन रहेगा। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेटनरी सर्जरी के क्लास की जो वीडियोज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है शॉक का है। तो शॉक क्या होता है, तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब शरीर के किसी अंग या कोशिका को ब्लड की सप्लाई या खून की सप्लाई कम होती है तो कम होने से उस अंग या कोशिका को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, कम होगी, जिससे उस अंग और कोशिका की मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है और यह कंडीशन क्या होती है, शॉक कहलाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि शरीर के भाग के अंदर में कोई भी अंग हो सकता है या कोई कोशिका है, उसको यदि ब्लड की सप्लाई या खून की जो सप्लाई है वो कम मिलेगी, यदि किसी अंग या कोशिका को ब्लड की सप्लाई कम है तो हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेके चलता है या ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अर्थात यहां किसी अंग विशेष या कोशिका को जैसे ब्लड पहुंचता है तो साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यदि वहां पे ब्लड ही कम पहुंचेगा या कम मिलेगा उस कोशिका को तो वहां पे ऑक्सीजन भी कम मिलेगी और जिससे उस कोशिका या अंग की मेटाबॉलिज्म क्या होती है, प्रभावित होती है और यह कंडीशन क्या कहलाती है, शॉक कहलाती है। हम अब इसके देखते हैं कारण। शॉक के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो एक कारण जैसे मानते हैं हम गंभीर ब्लीडिंग। गंभीर ब्लीडिंग का मतलब होता है कि किसी एनिमल के अंदर बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, तो खून बहुत ही ज्यादा मात्रा में बहेगा तो वहां पे खून या ब्लड क्या हो जाएगा, उस अंग या कोशिका को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कम मिलेगा तो उसको ऑक्सीजन भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, जिससे उसकी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, प्रभावित होती है। अर्थात यदि किसी एनिमल की गंभीर ब्लीडिंग हो रही है तो उस कारण से वो शॉक में भी जा सकता है। या हम एक कारण आता है इसके अंदर ट्रॉमेटिक शॉक। अब ट्रॉमेटिक शॉक क्या होता है। ट्रॉमेटिक शॉक का मतलब ही क्या है, चोट से है। यानी कि किसी एनिमल के जब चोट लगेगी तो उसके ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग होगी तो उसकी बॉडी के अंदर खून की जो कमी हो जाएगी और कमी होने से किसी भी विशेष अंग और कोशिका को ऑक्सीजन जब प्रॉपर वे के अंदर नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, तो वो एनिमल शॉक में आ जाएगा। तो और कारणों में देखें तो एक केस बनता है बर्न का। यानी कि यदि कोई एनिमल जल गया है, आग लग गई है उसके और उसकी बॉडी बर्न हो गई है, तो उस केस के अंदर हम देखते हैं क्या होती है, बर्न के केस के अंदर प्लाज्मा और फ्लूइड जो होता है बॉडी के अंदर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है, खून होता है, उसके कंपोजिशन में क्या होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट। तो ये तो होती है इसके अंदर ब्लड सेल्स के रूप में, और बाकी जो लिक्विड या फ्लूइड के पार्ट में क्या होती है, इसके अंदर प्लाज्मा होता है। यानी कि ब्लड के कंपोजिशन में एक तो ब्लड सेल मिलेगी और एक प्लाज्मा मिलेगी। और बर्न के केस में क्या होता है कि प्लाज्मा, जब बर्न का केस होगा तो प्लाज्मा कम हो जाएगा, अर्थात खून क्या हो जाएगा, ब्लड उसका कम हो जाएगा और कम होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगी और ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उस कोशिका या उस अंग विशेष की मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगी और एनिमल शॉक में चला जाएगा। एक केस आता है टॉक्सेमिया। टॉक्सेमिया या इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक शॉक। अब टॉक्सेमिया और टॉक्सिक शॉक में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया का यदि ब्लड के अंदर इंफेक्शन हो गया, बैक्टीरिया अपनी नंबर ऑफ ग्रोथ जो होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो बढ़ जाएगी, तो उस केस में बैक्टीरिया क्या करते हैं, टॉक्सिन का सिक्रीशन करते हैं। उस टॉक्सिन की वजह से वो ब्लड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन जो होती है वो उस अंग विशेष को प्रॉपर वे के अंदर
नहीं मिल पाती और जिससे एनिमल शॉक में भी जा सकता है। एक केस आता है इसके अंदर सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक या इसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिसीमिया की कंडीशन में भी इंफेक्शन के कारण ब्लड के पैरामीटर्स प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर वे के अंदर अंग विशेष और कोशिका को नहीं मिलती और वो एनिमल शॉक में जा सकता है। एनाफाइलेटिक शॉक। अब एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है? ये होता है दवा के रिएक्शन से। तो इसमें क्या होता है, कई बार अलग अलग एनिमल हर दवा के प्रति अलग अलग सेंसिटिविटी पाई जाती है और कई बार कई जो दवाइयां हैं वो रिएक्शन कर जाती है पर्टिकुलर एनिमल्स को, और रिएक्शन की वजह से ब्लड के पैरामीटर्स चेंज होते हैं और प्रॉपर वे में अंग विशेष को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है या ऑक्सीजन है वो कम मिलती है और जिससे वो पशु शॉक में चला जाता है। और इसी प्रकार से एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया के अंदर भी हम यदि उसको ओवरडोज दे देते हैं एनेस्थीसिया की, तो हम देखते हैं कि एनेस्थीसिया के अंदर जैसे स्टेजेस आती है जब एनेस्थीसिया देते हैं, तो स्टेज फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है और फोर्थ है। तो कई बार ओवरडोज जब हम दे देते हैं तो वो फोर्थ स्टेज के अंदर वो चला जाता है। उस कंडीशन के अंदर उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है प्रभावित होता है। जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होगा तो प्रत्येक अंग विशेष को और कोशिका को ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिलेगी, तो इस कंडीशन के अंदर भी पशु शॉक में चला जाता है। नेक्स्ट कारण है इसका डिहाइड्रेशन। अब हम देखते हैं कि कई बार एनिमल के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है। तो डिहाइड्रेशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड की जब कमी आती है तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड पैरामीटर्स है वो भी चेंज होते हैं और प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिलती अंग विशेष को, और जिसके कारण शॉक की कंडीशन बनती है। और एक केस इसके अंदर है एनीमिया का। तो एनीमिया का जो केस हम देखें तो हमारे जो पालतू पशु हैं या जानवर हैं उनके अंदर कई ब्लड प्रोटोजोआ जो होते हैं, तो एनीमिया के केस के अंदर हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रोटोजोआ होंगे उनकी वजह से बीमारियां पशुओं के अंदर होती है, जिसके कारण उनमें लगातार जो ब्लड की कमी आती जाती है या हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डाउन होता जाता है। और हीमोग्लोबिन लेवल जब डाउन होगा या ब्लड की कमी होगी तो उसमें अंग विशेष को जब इसके अंदर या कोशिका को ब्लड प्रॉपर वे के अंदर नहीं पहुंचेगा या कम पहुंचेगा या ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, तो उस कंडीशन के अंदर एनिमल शॉक में भी जा सकता है। देखो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो क्या क्या लक्षण इसके अंदर आएंगे? तो लक्षण में हम देखें तो पहला लक्षण जो है इसमें म्यूकस जो मेम्ब्रेन है या म्यूकस झिल्ली है उसका जो रंग है वो कैसा पड़ने लग जाएगा, पीलापन आने लग जाएगा, उसके अंदर येलोइश कलर हो जाएगा या अनीमिक हो जाएगी। इसमें क्या होता है, पशु बिल्कुल निडाल हो जाता है, पशु के अंदर बेहोशी जैसी लक्षण आने लग जाते हैं, बेहोशी वाली कंडीशन इसके अंदर हो जाती है। पशु का तापमान जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम पड़ने लग जाएगा, उसका जो शरीर है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अर्थात यदि पशु को पसीना भी आएगा तो वो ठंडा पसीना इसके अंदर आएगा। इसमें पशु उबासी लेता है और लेटे लेटे इसमें उल्टी भी करता है। तो ये कंडीशन इसके अंदर शॉक की कंडीशन में आती है। और इसमें पशु का जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीपी कम हो जाएगा पशु का। पशु की जो पल्स रेट है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्लो हो जाएगी, पल्स इसकी कम हो जाती है। लेकिन पशु का जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन जो रेट है, सांस लेने की जो दर है,
वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर बढ़ जाएगी। पशु का रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, पल्स रेट उसकी कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, उबासी लेगा पशु, लेटे लेटे उल्टी करेगा, पशु का तापमान कम हो जाता है और पशु का शरीर ठंडा पड़ेगा, ठंडा पसीना उसको आएगा, बेहोशी जैसी कंडीशन होगी, बिल्कुल निडाल हो जाएगा और म्यूकस झिल्ली का रंग पीला या अनीमिक हो जाएगी। और इसमें जैसे हम देखें जाए तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है और घोड़े के अंदर क्या होता है कि घोड़ा ऐसे सांस लेगा जैसे सिसकियां आती है। अब यदि किसी एनिमल के अंदर शॉक की कंडीशन आ भी गई तो उसका हम इलाज कैसे करते हैं? तो इलाज के अंदर हमने देखा इसमें सारा रोल किसका है, ब्लड का या खून का रोल होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहला जो चीज है इसके अंदर वो है ब्लीडिंग यदि हो रही है तो ब्लीडिंग को पहला जो स्टेप होगा वो होगा ब्लीडिंग को रोकना। और दूसरा स्टेप जो होता है इसके अंदर हम दे सकते हैं इसको ब्लड या प्लाज्मा थेरेपी। यानी कि पहला स्टेप होगा ब्लीडिंग को रोकना और फिर उसमें हम दे सकते हैं इसके अंदर ब्लड या प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। अब देखो ब्लड को के अंदर जब किसी दूसरे एनिमल से हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट यदि ब्लड को कलेक्ट करेंगे तो उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी, थक्का बन जाएगा। तो इसलिए ब्लड को संरक्षित रखने के लिए हम इसके अंदर एक आता है इसमें सोडियम साइट्रेट का यूज कर सकते हैं या इसमें हम EDTA का यूज करते हैं ताकि रक्त का जो थक्का बनता है उसको ये बनने नहीं देंगे। ये एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं, सोडियम साइट्रेट और EDTA का हम इसमें यूज कर सकते हैं। और ब्लड की यदि एनिमल के अंदर डोज रेट की बात करें तो वो 5 से 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से वो हम किसी भी एनिमल के अंदर खून चढ़ा सकते हैं या ब्लड उसको दे सकते हैं 5 से 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। और ये एंटीकोगुलेंट है, इसमें EDTA और सोडियम साइट्रेट है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देते और ब्लड को संरक्षित रखेंगे और इससे हम एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर ब्लड दे सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य स्टेप हैं इसके। एक यदि एनिमल शॉक की कंडीशन के अंदर आ भी गया है तो हम इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं इसके अंदर ताकि उस एनिमल को ऑक्सीजन जो है प्रॉपर वे के अंदर या उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बढ़ जाए, प्रॉपर वे में मिलने लग जाए और शॉक की कंडीशन से वो बाहर आ जाए। तो ये ज्यादातर हम कोई भी ऑपरेशन भी करते हैं तो एनेस्थीसिया जब हम उस एनिमल को देते हैं तो एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा देते हैं ताकि उसका जो श्वसन है अर्थात उसको प्रॉपर वे के अंदर ऑक्सीजन मिलती रहे। तो एंडोट्रेकियल का ट्यूब का भी हम इसमें यूज कर लेते हैं। एक इसमें प्लाज्मा एक्सटेंडर आते हैं। प्लाज्मा एक्सटेंडर के रूप में हम उसको यदि फ्लूइड देना है तो उसमें हम नॉर्मल सलाइन NS या हम इसमें दे सकते हैं DNS जो 5% आता है, डेक्सट्रोज 5% नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन आता है वो लगा सकते हैं इसमें, या रिंगर लैक्टेट RL के नाम से आता है। तो ये चीजें भी हम इसके अंदर शॉक वाली जो कंडीशन में एनिमल है उसको हम दे सकते हैं। और उसके अलावा यदि कोई इन्फेक्शन की वजह से है या टॉक्सेमिया है या सेप्टिसीमिया कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर हम एंटीबायोटिक्स का भी यूज करते हैं। तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स भी लगा सकते हैं और साथ में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे कि शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे और मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होगी तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा और जिससे वो एनिमल शॉक से बाहर आ जाएगा। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी यूज करते हैं। और एक इमरजेंसी ड्रग के रूप में इंजेक्शन आता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इंजेक्शन जो होता है वो हार्ट रेट, हृदय की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो हृदय के अंदर और ब्रेन के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिलेगी और वो एनिमल शॉक की कंडीशन से बाहर आएगा। तो इसमें इमरजेंसी ड्रग के रूप में हम एड्रेनलिन इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज कर सकते हैं। और यदि कोई ज्यादा
इन्फेक्शन की वजह से शॉक की कंडीशन आई है तो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और प्लाज्मा एक्सटेंडर के रूप में हम नॉर्मल सलाइन, डीएनएस और आरएल का यूज करते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं यदि उसके अंदर श्वसन से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉपर वे में उस ऑक्सीजन उस एनिमल को नहीं मिल रही है, तो हम एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाकर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ब्लड की रेट हमने देखी 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम इसके अंदर दे सकते हैं। और मेनली पहला स्टेप इसका क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना और ब्लड और प्लाज्मा थेरेपी उसको देना। तो इस प्रकार से हम शॉक का इलाज करते हैं। अब देखो इस क्लास का जो एक सेकंड टॉपिक है एसेप्सिस और सेप्सिस के बारे में है, इसको समझते हैं हम। एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस का मतलब ही क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना, यानी कि किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं होना चाहिए उस प्रक्रिया में। सूक्ष्म जीवों से यदि मुक्त हैं, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या कोई भी प्रोटोजुआ है, तो कोई भी सूक्ष्म जीवों से यदि वहां पे मुक्त है, किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव नहीं है, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? एसेप्सिस कहलाती है। अब देखो एसेप्सिस जो प्रक्रिया के अंदर हम सारी जो सर्जरी करते हैं वो हम एसेप्सिस तरीके से करते हैं, और यदि पूरा प्रोटोकॉल हम इसमें फॉलो करते हैं एसेप्सिस तरीके से, तो उसमें सर्जरी के दौरान किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होता। तो देखो सर्जरी जो करते हैं वो एसेप्सिस तरीके से कैसे होती है। सबसे पहले जैसे हमारे पास एनिमल आया, तो इस पशु के अंदर हमारे को सर्जरी करनी है, तो इस पशु के अंदर भी हम जहां जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उसकी साइट को तैयार करते हैं, बिल्कुल एसेप्सिस कर लेते हैं उस साइट को, अर्थात इसमें वहां पे उस साइट पर किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं होता। जैसे साइट के अंदर हमने देखा भी था कि शेविंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको अच्छे तरीके से साइट को साफ कर लेते हैं, कोई प्रकार का इंफेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो उस एनिमल को हमने प्रिपेयर कर लिया एसेप्सिस तरीके से। और ये एनिमल का जहां पे ऑपरेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर, तो इस ऑपरेशन थिएटर को भी हम फ्यूमिगेशन आता है प्रक्रिया होती है, फ्यूमिगेशन के द्वारा जो गैसें होती है उससे पूरे ऑपरेशन थिएटर को भी हम स्टरलाइज कर लेते हैं, ताकि ऑपरेशन थिएटर में भी किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं है। ऑपरेशन थिएटर के बाद देखा जाए तो ऑपरेशन की जो टेबल है उसको भी हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों से क्या कर लेते हैं? मुक्त कर लेते हैं। जितने भी प्रकार के औजार हैं, तो औजार का भी हम निर्जमीकरण करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, स्टरलाइजेशन कर लेंगे इनका, अर्थात ये भी क्या होंगे? सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि ऑपरेशन थिएटर को भी स्टरलाइज कर लिया हमने, टेबल को भी कर लिया, औजारों को भी कर लिया। तो इसमें जो सर्जन इसको परफॉर्म करेगा वो भी पूरे प्रॉपर वे में ग्लव्स वगैरह है, मास्क है, कैप है, ताकि किसी प्रकार का जो कंटामिनेशन है उस साइट के ऊपर ना आए। तो बिल्कुल सूक्ष्म जीवों से क्या होगी? मुक्त सर्जरी होगी। ऐसी सर्जरी क्या कहलाती है? एसेप्सिस सर्जरी कहलाती है। यानी कि किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं है, और यदि इस तरीके की सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं तो उस एनिमल में किसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर एसेप्सिस कहलाता है। इसी प्रकार से एक टर्म आती है सेप्सिस। अब सेप्सिस जो वर्ड है वो इसका जस्ट उल्टा है, क्योंकि यदि कोई एनिमल आया उसके हमने अच्छे तरीके से साइट को प्रिपेयर नहीं की, अर्थात जहां पे जिस साइट पे ऑपरेशन करना है, बाल वगैरह है, वहीं से हम डायरेक्ट इंसिजन देके सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत भारी मात्रा के अंदर उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा वो पार्ट। तो वो साइट यदि क्लियर नहीं है तो ये सेप्सिस प्रोसेस हो जाएगा। या ऑपरेशन थिएटर को हमने फ्यूमिगेशन स्टरलाइज नहीं किया है, टेबल को स्टरलाइज नहीं किया है, औजारों को स्टरलाइज नहीं किया है, या जो सर्जन परफॉर्म कर रहा है उसने बढ़िया अच्छे तरीके से अपने हैंड वॉश नहीं किए हैं, या स्टरलाइज ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं, मास्क नहीं लगाया है, तो ये सारी की सारी कंडीशन सेप्सिस के अंदर आ जाएगी। तो ऐसी सर्जरी क्या हो जाएगी? सेप्सिस सर्जरी कहलाएगी।
इसमें हमने एक घाव का टॉपिक भी पढ़ा था, जैसे सेप्टिक वुंड होता है और एक एसेप्टिक वुंड होता है। तो एसेप्टिक का मतलब ही कौन सा होता है, सर्जिकल घाव को ही हम एसेप्टिक घाव कहते हैं, अर्थात उसमें सर्जरी हम परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी प्रकार का वहां पे कंटामिनेशन नहीं है। और जो सेप्टिक होगा तो वहां पे वो इन्फेक्टेड होगा, वहां पे बैक्टीरिया मौजूद होंगे, वायरस मौजूद होंगे, सूक्ष्म जीव मौजूद होंगे।